नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। रुक करते हैं खबरों का। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में आई उछाल के चलते बुधवार को व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार दिल्ली में 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2078.50 रुपए है। वहीं पिछली बार 1 मार्च को 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू खाना पकाने वाली गैस एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से पिछली बार 1 मार्च को 114.5 रुपए की हुई थी बढ़ोतरी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर में। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो पश्चिमी एशिया संकट के कारण 195 रुपए की बढ़ोतरी हुई है व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर में। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पश्चिमी एशिया के संकट के चलते व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में उछाल आया है, जिसके बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बाद रेस्टोरेंट और ढाबों के रेट भी बढ़ सकते हैं। यानी आम आदमी पर महंगाई का सीधा असर पड़ सकता है। आज से जो है नई दरें वो लागू हो गई हैं व्यावसायिक सिलेंडरों पर। लेकिन राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर इस महंगाई का कोई असर नहीं पड़ेगा और घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं पश्चिमी एशिया संकट का असर अब भारत के व्यापारियों पर देखने को मिल रहा है, जहां व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ है। योगेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है बढ़ते दामों को लेकर? संघर्ष के कारण जो है जिस तरह संघर्ष चल रहा है, वैश्विक तेल कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में जिस तरह से व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में अब बढ़ोतरी की गई है 195.50% की, इसमें जो है अगर देखा जाए तो रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में 195 रुपए बढ़ना बहुत निश्चित तौर पर जो है अब बाहर जो है वो डलेगा। और सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार दिल्ली में 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब जो है 2078 रुपए जो है पहुंच गई है। पिछली बार की बात करें तो 1 मार्च को 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत जो थी वो 114 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। अब जिस तरह से एक बार फिर जो है 195 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, निश्चित तौर पर ये बाहर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर देखें तो घरेलू खाना पकाने वाली जो गैस एलपीजी है उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि जिस तरह से पश्चिम एशिया का संकट है उसका असर जो है वो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है कि कमर्शियल जो एलपीजी गैस है उसकी कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और उससे कहीं ना कहीं बाजार में जब ये एलपीजी महंगी होगी तो निश्चित तौर पर चाहे चाय की चुस्की हो चाहे खाने का स्वाद हो वो बिल्कुल निश्चित तौर पर महंगा होता हुआ नजर आएगा। जी योगेश, घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अभी राहत की ही खबर है। देखिए बिल्कुल अभी इस पर जो है कोई बढ़ोतरी का फैसला नहीं लिया गया है और सरकार चाहती है कि इस पर बढ़ोतरी का फैसला ना लिया जाए, क्योंकि ऐसे संकट के बीच अगर एक और जो है एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस बीच अगर बढ़ोतरी कीमतों की होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है संकट आएगा और निश्चित तौर पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है विरोधाभास भी देखने को मिले, तो निश्चित तौर पर इस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है अभी कोई फैसला ले नहीं रही है, लेकिन कमर्शियल पर जिस तरह से 2 बार बढ़ोतरी हुई है निश्चित तौर पर इसका असर बाजारों में देखने को मिलेगा। योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत 113 करोड़ 90 लाख रुपए की दूसरी किस्त जारी की गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता प्रदेश के आपदा प्रबंधन तंत्र को और ज्यादा मजबूत करेगी और आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाएगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए आर्थिक सहयोग बेहद अहम है। इस राशि का उपयोग आपदा न्यूनीकरण, राहत कार्यों और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने में किया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी आपदा से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।
वहीं देहरादून में कानून व्यवस्था पर सीएम धामी सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अधिकारियों संग अहम बैठक हो गई। वहीं कानून व्यवस्था और जवाबदेही पर हुआ मंथन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के सख्त निर्देश भी सीएम धामी ने दे दिए हैं। वहीं ऑपरेशन प्रहार चलाकर हर हाल में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी सीएम धामी ने दिए। वहीं लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश भी सीएम धामी ने इस बैठक में दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा है, हर हाल में दिखना चाहिए असर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर में? देखिए प्रशांत जी, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और बैठक में सख्त निर्देश जो है उनकी ओर से जारी किए गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जवाबदेही जो है वो अधिकारियों की रहेगी, जिम्मेदारी तय करनी होगी अधिकारियों को और ऑपरेशन प्रहार चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि हाल ही में लगातार जो है युवाओं के हुड़दंग की बात हो, आपस में टकराने की बात हो, रात भर जो है सड़कों पर हुड़दंग की बात हो, तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। और हाल ही में जिस तरह से आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हुई है और उस मामले में जो है जिस तरह से निकल कर रहा है कि युवकों का संघर्ष था, उसमें जो है गोली चली और उसमें उनकी मौत हुई है, तो निश्चित तौर पर उस पर कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिला है। दो चाहे वो चौकी इंचार्ज जो है कुठालगेट की बात की चौकी पर जो तैनात थे उनकी बात हो, उनको सस्पेंड किया गया। इसके साथ साथ जो एक और अन्य अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया एक्साइज के। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कड़ा रूप जो है कल सीएम धामी ने लिया। उसके बाद जो है सीधे तौर पर एक्शन कहा है। आईजी गढ़वाल हो, चाहे फिर डीआईजी हो, फिर एसएसपी देहरादून हो या फिर एसएसपी जो है एसटीएफ हो, सबको जिम्मेदारी सौंपी गई और साफ तौर पर कहा है कि जो यहाँ की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे युवकों को चिन्हित किया जाए जो बाहर से आकर यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए पढ़ाई के लिए उन्होंने साफ कहा है कि कोई गुरेज नहीं है, आप कितने अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर अगर आप जाते हैं तो आराम से जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और अब सीधे तौर पर बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी और साफ कहा है कि अगर अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है, थाना प्रभारी की लापरवाही पाई जाती है, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं देहरादून में पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिला है। खुद सड़कों पर उतरे एसएसपी प्रमोद डोभाल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हुड़दंगियों पर कसी जा रही है नकेल। शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं देर रात तक चली पुलिस कार्रवाई पर नियम तोड़ने वाले बार रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां हुड़दंगियों पर कसी जा रही है नकेल। शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में पूर्व में जारी आदेशों के बाद भी नदियों में जमा सिल्ट हटाने के आदेश का पालन नहीं होने पर स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में पूर्व के आदेशों पर अब तक नदियों में जमा सिल्ट हटाने की गई कार्रवाई की प्रगति की रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। समाजसेवी चोरगलिया निवासी भुवन चंद्र पोखरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नंधौर, गौला कोसी, गंगा दावका में हो रहे भूटकाव और बाढ़ से नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण आबादी क्षेत्रों में जल भराव, भू कटाव हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है। वहीं पूर्व में न्यायालय ने नदियों में जमा सिल्ट हटाने के निर्देश जारी किए थे। जो है 119/2025 शो मोटो संज्ञान याचिका मैंने चीफ जस्टिस महोदय को लिखा और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पूर्व के आदेश PIL 4748 और PIL 127 के आदेशों में स्पष्ट लिखा हुआ है राज्य सरकार को कि आप उत्तराखंड राज्य के आरक्षित वन क्षेत्र की नदियों में जमा डिसिल्टिंग मलबा RBM को रिवर ड्रेजिंग नीति के तहत अपने संसाधनों से, अपने विभागों से हटवाएं। तो उसका पालन नहीं हुआ, तो मैंने शिकायत चीफ जस्टिस महोदय को की, तो उसका स्वतः संज्ञान लिया गया और जिस पर जो है आज सुनवाई हुई, जिस पर माननीय न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार
अभी तक की प्रगति रिपोर्ट क्या तुमने किया? क्योंकि इन्होंने गलत एफिडेविट आज कोर्ट को दिए, तो मैंने उसका विरोध किया और न्यायालय से कहा ये फॉल्स एफिडेविट है, ये केवल कागजी आंकड़ों में है, जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। अगर इनने 2 साल पहले काम किया होता तो 2024-25 में इतना बड़ा नुकसान उत्तराखंड में कैसे हो गया? हर जनपद में नुकसान हुआ। तो हमने विरोध किया, तो माननीय न्यायालय ने एक बहुत ही जबरदस्त आदेश किया है। 2 सप्ताह के अंदर जो है राज्य सरकार को एक फ्रेश एफिडेविट दाखिल करना है, काउंटर एफिडेविट, जिसमें लेटेस्ट रिपोर्ट, कितना कार्य हुआ, कितने रिवर डेज ने दिया चैनलाइजेशन, कहाँ मलबा हटाया, ये सब कुछ इन्हें रिकॉर्ड में देना है। वही खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर में क्रेशर जोन के नाम से चर्चित डकरानी गांव में संयुक्त टीम की जांच पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद तहसील प्रशासन, खनन और प्रदूषण विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा मिला। हैरानी की बात यह रही कि टीम के आने से पहले ही न तो यमुना में खनन जारी था और न ही कोई क्रेशर चलता मिला। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1 दर्जन क्रेशर नियमों को ताक पर रखकर चल रही हैं, जिससे किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो रही है। हालांकि जांच टीम ने उप खनिज और पर्यावरणीय मानकों का निरीक्षण तो किया, लेकिन समय से पहले सब शांत हो जाने से कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, लगातार ग्रामीणों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो यहाँ स्टोन क्रशर है, इनसे पॉल्यूशन वगैरह लगातार बढ़ रहा है तथा उनके द्वारा जो है इसमें खनन की भी शिकायतें की जा रही थी। जिसके क्रम में आज जो है जिला खान अधिकारी और हमारे यहाँ से राजस्व की टीम हो गई और पॉल्यूशन से भी अधिकारी आए हैं, जो डकरानी में स्थित और लगभग विकास नगर क्षेत्र में स्थित जो है सभी स्टोन क्रशर की जाँच कर रहे हैं। क्या जांच में पाया गया? अभी जांच की जा रही है और इनकी एक विस्तृत जांच आख्या बनाई जाएगी जो उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। जांच आज चल रही है, अब कल से काम शुरू होने वाला है। इतने दिन से कहाँ थे? आज तो बंद है काम, कई दिनों से बंद है। अभी दिखा रहे हैं कि जो है कि हमने आज से पानी से शुरू कराया गिरना, उससे पहले कहाँ थे? क्या क्या समस्याएं हैं? सारी समस्या हो रही सर, पानी का स्रोत बंद हो गया बिल्कुल। पानी हमारे खेतों में बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है। प्रदूषण हमारे गेहूं में, बरसीन में हमारे पशु खा रहे हैं, बिल्कुल हमारे अस्वस्थ हो रहे हैं, बिल्कुल दूध पी रहे हैं उनका। कहाँ से क्या करेंगे बताओ? जिस क्रेशर पे अभी जांच टीम मौजूद है, ये कब से बंद है? लगभग 15-20 दिन से बंद ही है। पिछले महीने काम चला था इस पे क्या पूरे क्रेशर पे सब पे पिछले महीने काम चला था। पिछले 1 महीने से कोई काम नहीं चल रहा है। वहीं हरिद्वार के श्यामपुर वन रेंज में रसूलपुर और पीली पड़ाव गांव के लोगों में वन विभाग के प्रति नाराजगी है। ग्रामीणों ने रेंज ऑफिस पर इकट्ठा होकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव के आम रास्तों पर आवाजाही से ग्रामीणों को रोक रहे हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों से मारपीट की जा रही है। वहीं आवागमन बंद करने के ग्रामीणों और स्कूली छात्रों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वन कर्मी जंगली जानवरों की आवाजाही पर रोकथाम के नाम पर ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रहे हैं। वन विभाग ने किसी भी ग्रामीण के उत्पीड़न और रास्ते पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात से इनकार किया है। वन विभाग के द्वारा जो निरंतर ग्रामीणों का शोषण प्रताड़ना की जा रही है, उसके फलस्वरूप हमें अपनी मातृशक्ति के साथ, अपनी दोनों ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के साथ, यहाँ की सम्मानित जनता के साथ यहाँ रेंज श्यामपुर के सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वन विभाग के द्वारा निरंतर ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है। गाँव वाले उस जो कि हमारे दादाओं परदादाओं के समय का जो रास्ता है, मिट्ठीवेरी जो मॉडर्न डिग्री कॉलेज को भी जोड़ता है, उस रास्ते से भी हमारा आना जाना बंद कर दिया गया है। हमारे बच्चे, हमारे जो बालक हैं, स्कूल की दूरी ज़्यादा है, लालढांग या गेंडी खाता जाना पड़ता है। ऐसे रास्तों से भी बाधित कर दिया जाता है। ये वन विभाग की खुलेआम गुंडागर्दी है, तानाशाही। ये ऐसा मेरी कोई जानकारी में, मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस तरह की कोई घटना होती तो उस समय ही तत्काल रूप से मतलब उसका मेडिकल करवा के FIR वगैरह की मतलब की जाती तो वो ज़्यादा उचित रहता उस समय। ये पुरानी घटना है जो कि मेरे संज्ञान में आ रही है। मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई घटना नहीं है। प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आम जनमानस के लिए वो हमेशा खुला रहेगा। वहीं पौड़ी में आयोजित लोकरंग उत्सव में सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस भव्य कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं उत्सव में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड के कलाकारों ने रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य और लोक गायक की शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजकुमार पुरी ने किया।
उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी है। वह इस अवसर पर प्रसिद्ध संगीतकार पंडित मोहन सिंह रावत को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा निर्मित क्लासिकल वैज्यों को भारत सरकार से पेटेंट मिलने पर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। आज पौड़ी के लिए वास्तव में अपने आप में एक गौरव का क्षण है कि यहाँ पर पूरे देश भर में से 6 प्रांतों की यहाँ पर सांस्कृतिक टीमें आ रखी हैं और अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, अपने वहाँ की वेशभूषा का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पौड़ी वासियों के लिए बहुत ही एक सीखने का अवसर है, देखने का और समझने का अवसर है कि यहाँ की जो नई पीढ़ी है उनको ये जानकारी मिलेगी कि अन्य राज्यों में किस तरह का कल्चर है, किस तरह की लोग की भाषा है और किस तरह की वहाँ की लोक संस्कृति है। और ये आज का जो कार्यक्रम है वास्तव में लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, जो कि हरियाणा की एक समिति के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। और यहाँ पर जो मुखिया इसको देख रेख कर रहे हैं ये प्राज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस का द्वारा यहाँ पर उनके तत्वाधान में आयोजित किया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत ही पौड़ी के लिए एक अच्छा कार्यक्रम दिया है ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को बाहरी कल्चर से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पे उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के जो संस्कृति मंत्रालय की टीमें हैं वो 6 प्रदेशों की टीमें यहाँ पे आई थी, जिसमें गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की टीमें थी, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये है कि जो विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति है, वहाँ के लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, वहाँ की सभ्यता है, उससे युवा पीढ़ी को रूबरू कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए हमने इस कार्यक्रम में अधिकतर युवाओं को इन्वाइट किया और आप देख रहे हैं कि पूरा प्रेक्षागृह में तो लगभग 500 से अधिक युवा बैठे हुए हैं और वो इस कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं और दूसरे प्रदेशों की संस्कृति को जान और समझ रहे हैं। मेरा नाम जरनैल सिंह और मैं सहायक निर्देशक उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में। 9 जून कल्चर सेंटर पटियाला ये लोक रंग उत्सव कर रहा है जी। इसमें हमने अपना देहरादून से शुरू किया था। आज ये हमारा 6वां शो है, 6वां कार्यक्रम है और इसमें 6 राज्यों के कलाकार यहाँ पर हम अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। हरिद्वार में भी हमने कार्यक्रम किया है और हमारा कार्यक्रम श्रीनगर में था। सभी जगह बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है और आशा करते हैं आगे भी ये अगर ऐसी रहा तो फिर भी ये इस तरह की श्रृंखला चलाएंगे। मेरा नाम गुरसेख सिंह, हम फिरोजपुर से हैं, RSD कॉलेज। हमारा जो नॉर्थ जोन कल्चर है उसकी तरफ से सभी स्टेट का डांस आया, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और भी जो पुराना हमारा कल्चर था जैसे पंजाब से भंगड़ा, ये सभी नॉर्थ जोन की तरफ से आया है। जैसे हम पहले देहरादून 3 दिन वहाँ हमने परफॉर्म किया और कल हम श्रीनगर में परफॉर्म करके आए हैं। आज हमने यहाँ गढ़वाल पौड़ी में किया है। बहुत अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं। अपनी जो भी हमारा जैसे भंगड़ा है हमको वो अच्छा लगता है, जैसे उनकी अपना डांस है वो अच्छा है। सभी डांस अपने अपने जो स्टेट के हैं बहुत अच्छे हैं, पूरे सभ्याचार के हैं। जैसे कल्चर प्रोग्राम है ये जैसा होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ हर सिटी में होना चाहिए, 1 साल के बाद होना चाहिए ये प्रोग्राम। हम लोग मथुरा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, और अपनी ब्रज की लीलाएं लेकर आए हैं, अपने ब्रज का कल्चर यहाँ लेकर आए हैं और पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत हाइट पे हैं आप लोग और पहले डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग स्टेट से यहाँ लोग आए हैं, तो हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं और ये अलग अलग जो स्टेट हैं शायद हम लोग ना मिल पाए एक साथ, लेकिन उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, जी हाँ, ये विभाग हमारा एक ऐसा विभाग है जो सारी संस्कृतियों को जोड़ के रखता है और एक साथ हम सबको मिलने का, एक साथ एक दूसरे से अपनी संस्कृति को साझा करने का एक मौका मिलता है और ये बहुत अच्छा लगता है जब सारे स्टेट एक साथ मिलते हैं। तो जी, मेरा नाम निरंतरा है, मैं हरियाणा से आई हूँ, हरियाणा की टीम के साथ, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में हमें बहुत प्यार मिला। राम राम आप सभी को। हम लोग हरियाणा से आए हैं
और हम यहाँ NZCC की तरफ से अपना घूमर, अपना फाग नृत्य, यहाँ आप सबको अपना हरियाणवी कल्चर दिखाने के लिए आए हैं। तो पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि हमारा हरियाणवी कल्चर आपको कैसा लगा। पीढ़ी को ये कहना चाहेंगे कि हमें अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, जितना भी हम लोग आधुनिक हो जाएं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को, अपनी कला को, अपने लोक नृत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग रहेगा अगर आप कला को, इसको जीवित। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन के साथ ही हरिद्वार से विकास कार्यों को लेकर एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी दी कि हरिद्वार में जिला योजना का 100% बजट खर्च किया जा चुका है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की अन्य अहम योजनाओं में भी 85% से ज्यादा बजट का उपयोग हुआ है। डीएम के मुताबिक पिछले सालों की तुलना में इस बार सरकारी विभागों के प्रदर्शन में बड़ा सुधार देखा गया। पहले विभागीय लापरवाही के चलते बजट वापस लौट जाता था, जिससे विकास कार्य अधूरे रह जाते थे, लेकिन इस बार समय पर बजट आवंटित कर उसे धरातल पर उतारने में सफलता मिली है। तो अभी जो हमने कल शाम तक की जो अपडेट ली, उसमें हमारा जो जिला योजना है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। उसका खर्चा पूर्ण तरीके से हो चुका है और जो केंद्र सेक्टर और राज्य सेक्टर की जो योजना है, दोनों में ही 85% या उससे ऊपर खर्चा हो चुका है। कुछ योजनाओं का जो स्वीकृति है वो अभी रिसेंटली प्राप्त हुई है, उस पर कार्रवाई गतिमान है। बीत रहा है 25-26, उसमें हमारे जो जनपद के जो खर्चे की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है। अधिक से अधिक योजनाओं में मॉनिटरिंग की गई है। कई योजनाएं जो हमारी पहले जिसमें जनपद पिछड़ा हुआ था, उसमें एक कैटेगरी में हम लोग आए हैं और साथ ही जिला योजना का, जैसे मैंने कहा, 100% हमारा एक्सपेंडिचर पूरा हो गया है। आने वाले साल की जो जिला योजना है उसके गठन की भी कार्रवाई प्रारंभ कर देगी। वहीं रियात बाहारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित डांस प्रतियोगिता में बेलपड़ाव निवासी 7 वर्षीय बालिका गुरकीरत कौर ने रनर अप अवार्ड जीतकर बेलपड़ाव क्षेत्र सहित उत्तराखंड का नाम पूरे देश में रोशन किया है। उनके शानदार प्रदर्शन पर परिजन सहित क्षेत्रवासियों में हर्ष व्यक्त करते हुए बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वही फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।